नेक्स्ट एग्जांपल है फेरोसायनाइड आयन। फेरोसायनाइड आयन में फेरिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ये वाला कॉम्प्लेक्स आयन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा। फेरिक Fe2+ की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके लास्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो चुके हैं। जब ऐसा होता है तो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शो करता है और मैग्नेटिक स्टडीज़ शो करती हैं कि ये डायमैग्नेटिक है क्योंकि इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। पेयर स्टेट में होने के बाद दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल पाए जा सकते हैं, Eg और T2g। Eg वाले जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो T2g के इलेक्ट्रॉन्स में ऑर्बिटल में सेंड कर दिए जाते हैं और ये 0 के बराबर हो जाते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। साइनाइड आयन स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं जिसकी वजह से ये Eg के इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करते हैं कि ये T2g में इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई करें। जब साइनाइड अटैक करेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर फॉर्म में 3D में मौजूद थे वो पेयर अप होकर T2g ऑर्बिटल्स में अरेंज हो जाएंगे और इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं और 3D ऑर्बिटल्स Eg सेट वाले दोनों के दोनों और 4s ऑर्बिटल और 3 4p ऑर्बिटल्स ये एक दूसरे के साथ हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। D2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसे इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स भी बोलते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, फिर आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। जब आयन बनेगा तो ये 4s वाले इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर सारे अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद हैं। जब साइनाइड अटैक करता है तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो हैं वो पेयर अप होने के बाद 3 पेयर्स बना देते हैं। जबकि अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो फिर साइनाइड के लिए ये 6 ऑर्बिटल्स एम्प्टी हो जाते हैं। ये 6 ऑर्बिटल्स जब एम्प्टी होंगे तो यहाँ पर साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को ट्रांसफ़र कर देगा और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट में होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 में आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स भी कहलाता है क्योंकि इसमें आउटर वाला जो d है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं यहाँ पर वीक लिगेंड्स जो होते हैं इन कम्प्लेक्स आयन के अंदर, इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन वीक लिगेंड्स पर मुश्तमिल कम्प्लेक्स आयन शो करते हैं। ये वीक लिगेंड इलेक्ट्रॉन के सेट Eg को फोर्स नहीं कर पाते हैं कि ये T2g में अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करे और इस हाइब्रिडाइजेशन में n-1 d ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होते जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ आउटर शेल इन्वॉल्व होता है और हाइब्रिडाइजेशन 6 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होने की वजह से ये हायर एनर्जी लेवल पर बिलोंग करता है। 2d ऑर्बिटल्स आउटर शेल में से होते हैं जबकि ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स जो होता है वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बनता है। इसे आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस भी बोलेंगे। इस तरह के कम्प्लेक्सेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर हाई स्पिन कम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी इन्हें बोला जाता है। इसकी एग्जांपल आती है हेक्साफ्लोरोफेरेट 3 आयन। यहाँ पर 3 नेगेटिव है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करें तो 6 आता है। फेरिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। फेरिक 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद यहाँ पर Eg में 2 इलेक्ट्रॉन, T2g में 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है फेरिक एटम की। लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएंगे 4s वाले तो 3D के अंदर जो होते हैं 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और 2 इलेक्ट्रॉन 4s वाले। यहाँ पर 5 जो होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये वाले जो हैं 6 ऑर्बिटल्स ये एम्प्टी होते हैं। फ्लोराइड जो होता है वो यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो ट्रांसफ़र करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो शेयर करने के बाद कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बना लेते हैं और यहाँ पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो होती है और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं निकल कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर निकल जो है वो Ni2 पॉजिटिव आयन के तौर पर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस भी कहलाता है। इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स जो होते हैं उनके बनने के लिए 3d8 इलेक्ट्रॉन्स और T2g वाले में 6 इलेक्ट्रॉन, E2g में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पॉसिबल नहीं होते। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो Eg वाले सेट में प्रेजेंट होते हैं और इन्हें जो है T2g में नहीं भेजा जा सकता क्योंकि वो ऑलरेडी फिल्ड होता है। Eg ऑर्बिटल्स मुकम्मल तौर पर एम्प्टी नहीं होते हैं T2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस जो होते हैं निकल आयन के वो किस तरह के होंगे तो उनकी नेचर पैरामैग्नेटिक होती है क्योंकि इनके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स Eg वाले सेट में मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पर ये पेयर्ड हैं, ये 2 अनपेयर्ड हैं, तो यहाँ पर इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बेसिकली यहाँ पर पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो होती हैं। यहाँ पर जो है अमोनिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं होता कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप होने के लिए जो है वो धकेल सके, जिसकी वजह से ये लास्ट वाले जो 6 ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे क्रोमियम में तो यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी 3 है, 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0।
ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला, यहाँ पर भी जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पर कोई भी लोन इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड नहीं है, ये यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक है। यहाँ पर जो है हर एक के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है। इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस और आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन कम्प्लेक्सेस के अंदर इनर ऑर्बिटल्स कम्प्लेक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं। आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस में आउटर ऑर्बिटल्स मेटल के आउटर ऑर्बिटल्स कम्प्लेक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस को कोवलेंट इनर्ट या फिर नॉन लेबाइल कम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है। आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस को आयनिक, रिएक्टिव, लेबाइल भी बोला जाता है। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जबकि ये वीक लिगेंड्स बनाते हैं। वीक लिगेंड्स के अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर सकें, जिसकी वजह से आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस बनते हैं। जबकि इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस जो होते हैं ये डायमैग्नेटिक होते हैं, इनमें वीक पैरामैग्नेटिक नेचर भी पाई जा सकती है। जबकि आउटर ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस में पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होती हैं क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो होते हैं ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी शो करते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन कि इनके अंदर सेंट्रल मेटल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर DsP2 है तो ये स्क्वायर प्लेनर होगा, जबकि टेट्राहेड्रल के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। निकल जो है इसका एक कम्प्लेक्स देखते हैं, इसके अंदर निकल Ni2 के तौर पर पाया जा रहा है। इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो DsP2 होगी क्योंकि इसके अंदर एनर्जी जो होती है वो 4 साइनाइड आइंस जो होते हैं इनके अंदर साइनाइड आइंस जो होते हैं बेसिकली ये पेयरिंग कराने की कोशिश करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। यहाँ पर जो होता है साइनाइड निकल आयन मौजूद है बेसिकली, और निकल एटम है। निकल एटम की हाइब्रिडाइजेशन लिखी गई है यहाँ पर। फिर निकल आयन की हाइब्रिडाइजेशन है, इसके अंदर जो होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 4s वाले जो होते हैं वो यहाँ पर लूज हो चुके हैं। निकल आयन जो है जब ये साइनाइड इस पर अटैक करता है मेटल के ऊपर, तो यहाँ पर जो होते हैं ये 2 जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे इनको पेयर अप कर देता है और ये वाले 5 ऑर्बिटल्स जो हैं वो एम्प्टी हो जाते हैं। अगर 4 साइनाइड ग्रुप अटैक करेंगे तो इनके अंदर 4 जो होते हैं ऑर्बिटल्स फिल हो जाते हैं और ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। जबकि नेक्स्ट हमारे पास कॉपर का कम्प्लेक्स है। कॉपर कम्प्लेक्स के अंदर कॉपर जो होता है जब इसके Cu2 पॉजिटिव आयन के तौर पर हो तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ ये स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो कर सकता है, लेकिन यहाँ पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो नहीं होगी बल्कि यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर शो होगी क्योंकि इसमें D ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। इनमें हाइब्रिडाइजेशन में पहले कॉपर एटम की कन्फिग्रेशन लिखी गई। कॉपर कन्फिग्रेशन लिखने के बाद हमने कॉपर आयन की कन्फिग्रेशन लिखी है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो चुके हैं, एक 4s वाला और एक 3d ऑर्बिटल का। यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये p में ट्रांसफर हो जाता है, जबकि जब साइनाइड अटैक करता है तो ये वाले ऑर्बिटल्स एम्प्टी हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये 4 3 एक d ऑर्बिटल, 3 जो हैं वो 2 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करता है। दैट्स वाई इसकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है वो कॉपर एटम है। कॉपर एटम जो है इसके अंदर यहाँ पर जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर इन्वॉल्व हो तो वो कैसी केस होगी। इसके अंदर जो है यहाँ पर पेयर अप हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक था ये लूज़ हो गया। लूज़ होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनपेयर्ड रह जाता है। तो इसके बाद जो है यहाँ पर जो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होगी, टेट्राहेड्रल शेप बनेगी। अगर 4 अमोनिया अटैक करते हैं, चारों अमोनिया अटैक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की बजाय टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखने में मिलती है क्योंकि यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कॉपर का एक और कम्प्लेक्स। कॉपर के जो हैं वो दोनों कम्प्लेक्सेस जो हैं इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो ये बताने में हेल्पफुल नहीं साबित हो रही कि ज्योमेट्री क्या होगी। फिजिकल मेजरमेंट्स ने इंडिकेट किया है कि इसके लिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं है, जबकि इसके लिए स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो है वो करेक्ट है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो कि हाई एनर्जी ऑर्बिटल 4p में मौजूद होते हैं ये एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि ये लूज़ होकर ये वाला ऑर्बिटल कम्प्लेक्स बना देंगे, जबकि एक्सपेरिमेंट्स ने शो किया है कि ऑक्सीडेशन स्टेक के बाद में ये पॉसिबल नहीं है। हाइजन एक्सप्लेनेशन के मुताबिक हाइजन सजेस्ट करता है कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इसके लिए, जबकि कॉपर आयन के लिए sp2d के अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो इस तरह से शो की जाएगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d के अंदर ही मौजूद रहेगा, ना कि 4p के अंदर जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस जो होते हैं कॉपर का जो टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स है क्लोराइड 4 क्लोराइड आइंस के साथ 4 क्लोराइड आइंस जो होते हैं ये अप्रोच करते हैं कॉपर आइन को। 3d ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ देखा जा सकता है ये 4s में एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से लूज़ हो जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो मोस्ट प्रोबेबल यहाँ से रिलीज़ होगा। यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, दैट्स वाई ये डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा।
ये वाले सारे ऑर्बिटल्स जो हैं वो एम्प्टी हैं। जब ये अटैक होता है तो ये खाली वाले एम्प्टी ऑर्बिटल्स जो हैं ये हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स बनाएंगे जो कि डायमैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे NiCO4। यहाँ पर जो है कार्बोनाइल के 4 ग्रुप अटैच हैं निकल के साथ। निकल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट करते हैं। उसके बाद जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएंगे और ये सारे पेयर अप हो जाएंगे और यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। जबकि यहाँ पर ये 4 ऑर्बिटल 4 और 3 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे जो कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। निकल के लिए हम देखते हैं यहाँ पर Ni2 पॉजिटिव है। इसकी कन्फिग्रेशन राइट करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जबकि आने वाला जो क्लोराइड है उसमें इतनी ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ नहीं होती है, इतनी पावर नहीं होती कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को धकेल कर पेयर अप करके और d ऑर्बिटल को एम्प्टी कर सके, जिसकी वजह से ये 4 और p वाले जो वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं ये इनको ऑक्यूपाई करता है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ न्यू आइंस इनके अंदर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो ये वाले साइनाइड ग्रुप, अमोनिया ग्रुप वाले, ठीक है, यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे जी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस क्या हैं। इट ऑफर नो पॉसिबिलिटी ऑफ प्रिडिक्टिंग द मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सेप्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में तो बताती है लेकिन इसके करेक्ट मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करती। ये कम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ अ सर्टेन मेटालिक आयन इज टोटली अनसेटिस्फैक्ट्री। कम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो होती है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, जैसे कि Cu2+ जो है वो D9 सीरीज़ वाले स्पीशी वाले कम्प्लेक्सेस बनाता है, जबकि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो 1,3D को हाई लेवल में प्रमोट करने के बाद में ऑब्टेन होती है। तो दिस शुड लीड टू रेडी ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर 3+, अ प्रोसेस विच ऑलरेडी रेयर अकर्स रेयरली। इस स्पीशी या इस थ्योरी के अंदर ये एक्सप्लेन नहीं किया गया कि कोई खास स्ट्रक्चर जो है वो प्रेफर किया जाए, क्यों किया जा रहा है किसी खास स्ट्रक्चर को प्रेफर्ड। फॉर एग्जांपल स्क्वायर प्लेनर को क्यों जो है वो टेट्राहेड्रल के ऊपर फोकियत दी जा रही है, जबकि D8 आयन जो हैं वो स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस बनाते हैं आफ्टर मैक्सिमम पेयरिंग, लेकिन ये टेट्राहेड्रल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो कोई भी एक्साइटेशन इन्वॉल्व नहीं होती है। दिस थ्योरी ऑफर्स नो कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉजेज ऑफ मैक्सिमम पेयरिंग। ये मैक्सिमम पेयरिंग की वजूहात नहीं बता पाई। इन दिस थ्योरी टू मच स्ट्रेस हैज़ बीन गिवन ऑन द मेटल आयन व्हाइल द नेचर ऑफ द लिगेंड इज नॉट प्रॉपर्ली स्ट्रेस्ड। यहाँ पर मेटल आयन पर तो फोकस किया जा रहा है लेकिन लिगेंड की नेचर के बारे में और लिगेंड की नेचर का मेटल के ऊपर क्या असरात हो रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया गया। दिस मेटल थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ये ना तो रिएक्शन रेट के बारे में बताती है ना ही उसके मैकेनिज्म के बारे में। इट डजंट प्रिडिक्ट एनी डिस्टॉर्शन इन द सिमेट्रिकल कम्प्लेक्सेस। ये सिमेट्रिकल कम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनमें डिस्टॉर्शन की वजह के बारे में नहीं बताती, ना ही प्रिडिक्ट करती है। इट डजंट एक्सप्लेन द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कम्प्लेक्सेस। ये कम्प्लेक्सेस की थर्मोडायनामिक कम्प्लेक्सेस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में नहीं बताती है। इट डजंट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ द कम्प्लेक्सेस। ये कम्प्लेक्सेस के स्पेक्ट्रा के बारे में भी नहीं बताती। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म ऑफ द कम्प्लेक्सेस। ये कम्प्लेक्सेस की पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा हो तो उसके ऊपर भी उसके बारे में एक्सप्लेनेशन